साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। तो 12 फरवरी वो तारीख है जब बांग्लादेश की किस्मत तय होगी, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो एक बार फिर से राष्ट्रीय चुनावों में वोट डालेंगे, मतदान करेंगे। ये 2 सालों में होने वाला दूसरा चुनाव है। 2024 में चुनाव हुए थे, लेकिन उन चुनावों के नतीजों में जो लोगों का गुस्सा देखने को मिला उस साल जुलाई रेवोल्यूशन में, आखिरकार शेख हसीना का, जो कि आवामी लीग की नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका तख्ता पलट हो गया और वो तब से भारत में ही मौजूद हैं। तो अब जबकि 12 तारीख को लोग वोट डाल रहे हैं, एक जनमत संग्रह में भी और साथ ही अपना नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए भी। इसमें जो दो मुख्य सबसे बड़े जो पार्टीज हैं इस वक्त, एक तरफ है जमाते इस्लामी, जो कि कट्टर विचारधारा वाली रैडिकल इस्लामिस्ट पार्टी मानी जाती है और जिनके ऊपर हमेशा से यह आरोप रहा है, एक ब्लॉट रहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 में। दूसरी ओर है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी थी और उनकी मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान, जो 2008 से लंदन में एग्जाइल में रहने को मजबूर थे क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे, वो दिसंबर 2025 में लौटे। उनके लौटने के कुछ दिनों बाद ही खालिदा जिया जो हैं वो चल बसी थी और तारिक रहमान वहां पर चेयरमैन बन गए। अवामी लीग, जो कि बड़ी पार्टी है, जो लंबे समय से शेख हसीना जिस पार्टी के चीफ के तौर पर वो प्रधानमंत्री बनी हुई थी, उसे बैन कर दिया गया है इन चुनावों से, तो वो नहीं है इस पार्टी में। तो देखना होगा कि अवामी लीग के जो वोटर्स हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स, और ये परंपरागत रूप से वो वोटर्स हैं जो बंगाली भाषी तो खैर मैक्सिमम लोग हैं ही बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी की जो लड़ाई है उसके फाउंडेशन में ही कहीं ना कहीं भाषाई पहचान, सांस्कृतिक पहचान, ये तमाम चीज़ मौजूद थे। तो जो बंगाली हिंदूज हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक है, लगभग 10% अल्पसंख्यक हैं, वो हमेशा से जो है अवामी लीग के साथ ही रहे थे देश की आज़ादी के बाद से। तो ये लोग वोट देने जाते हैं या नहीं, किसे वोट देते हैं, ये तो और सवाल है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इस ब्लॉग में बता दूं कि आखिरकार इस रेस में अब जमात और बीएनपी, चूंकि ये दो मेन अपोनेंट्स हैं, और हालांकि ये माना जा रहा है कि शायद बीएनपी को जो एडवांटेज मिले, बीएनपी पहले भी सत्ता में रह चुकी है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी रही है। जमात को कभी इलेक्टोरली अगर चुनावों में उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो वोट्स कभी नहीं मिले, दो बार उन्हें बैन कर दिया गया था। 90 की दशक में जब चुनाव लड़े भी थे तो 10% के करीब जो है उनको वोट हासिल हुआ था, सीटें ज़्यादा नहीं आई थी। तो उनके जो घोषणा पत्र हैं उनसे आखिर क्या पता चलता है कि वो अगर चुनकर आते हैं तो देश की दशा और दिशा क्या होगी, क्योंकि ये भारत के लिए निश्चित रूप से बेहद ज़रूरी बात है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी इतनी बड़ी जो है एक ज़मीनी सरहद है बांग्लादेश के साथ में, और साथ ही साथ धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सारे विवाद भी हैं, तो वहीं पीपल टू पीपल टाइज भी हैं, रिश्ते भी हैं। देखिए, जमात के जो मुखिया हैं शफीकुर रहमान, एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो 67 साल की उनकी उम्र है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर, सिर पर अपनी सफ़ेद टोपी पहनकर जो है वो घूमते हैं, थोड़े धीमे धीमे बात करते हैं। वो एक पूर्व गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। 2024 में जो मूवमेंट देखने को मिला, जन आंदोलन देखने को मिला, उसके फोरफ्रंट पर थे युवा, जेनजी। तो एक तरफ वो जेनजी जो कि तख्ता पलट करते हैं और जिनकी तादाद कहीं ज़्यादा है अगर हम वोटरों की संख्या में देखें, 18 से 45 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं उसमें देखा है जेनजी, बूमर्स, वो तमाम कैटेगरीज भी हैं, वो लगभग 60% से ज़्यादा के वोटर्स हैं। तो उनको क्या अपील कर पाएंगे शफीकुर रहमान, जिनको रैलियों में काफ़ी बार जेनजी बच्चे जो हैं वो शफीकुर दादू बोलकर बुलाते हैं कि शफीकुर दादाजी हैं वो हमारे। क्या जेनजी के एस्पिरेशंस को वो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? जमात इस्लामी की जो मैनिफेस्टो है जिसको रिलीज किया था उन्होंने, बहुत पैक्ड हॉल है, तमाम लोग वहां मौजूद थे, उसमें वादा किया गया है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसको 4 गुना बढ़ा देगी अगर जमात इस्लामी को मौका मिलता है, वो सरकार बनाती है। 2040 तक $2 ट्रिलियन करने का उन्होंने वायदा किया है। अब इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो कृषि क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, सूचना प्रसारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में तकनीक के जोर पर भी जो है, तकनीक की भूमिका पर भी जो है बहुत ज़्यादा जोर देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें स्लोगनियरिंग ज़्यादा है, शायद जुमलेबाजी ज़्यादा है, इतना शायद मुमकिन हो ना पाए। हालांकि बहुत हाई अच्छे सोशल इंडाइसिस का दावा तो शेख हसीना के टर्म में भी किया गया था। उस वक्त भी हमने देखा था कि औरतें बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ी थी लेबर फोर्स में,
कंट्री की जीडीपी में बढ़ोतरी आई थी, लेकिन जब तक उनका तख्ता पलट हुआ तब तक बहुत आरोप लगे कि बहुत भ्रष्ट जो है उनकी सरकार हो गई थी और हर प्रोजेक्ट में काफी भ्रष्टाचार के जो हैं वो तमाम आरोप देखने को मिले। तो शफीकुर रहमान जो कि एमिर हैं जमात इस्लामी के 2019 से वो बने मुखिया, उसके पहले और 2019 में इनफैक्ट जब वो बने थे तो शेख हसीना की सरकार भी थी। आपको ये भी याद दिला दें कि उनको जेल भी भेजा गया था, 15 महीने तक वो जेल में भी रहे थे। बाद में जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी तो ये केसेस जो है उनके खिलाफ ड्रॉप किए गए और वो जेल से बाहर आए। अब एक जो समानता है बीएनपी और जमात के बीच में वो ये है कि दोनों ही ये पिछले जो 15 साल थे शेख हसीना के सरकार वाले, उसका जिक्र अपने अपने घोषणा पत्र में बड़े सिमिलर टर्म्स में करते हैं कि हम फांसीवादी सरकारों को वापस से यहाँ फलने फूलने नहीं देंगे, जो इतिहास के ट्रॉमास हैं उसको हील करने की बात है, जुलाई अपराइजिंग के दौरान जिन बच्चों की जान गई उनको शहादत जो है वो करार दिया गया है, शहीद कहा गया है। बीएनपी का जो मैनिफेस्टो है वो ज्यादा वेस्टर्न नजर आता है क्योंकि उसके मुखिया तारिक रहमान है, लंदन में लंबे समय तक थे, उनकी अपनी एग्री बिजनेस रही है, उनकी टेक्सटाइल बिजनेस है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट रहे थे और उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे जियाउर रहमान, उनकी माँ खालिदा जिया जो है वो प्रधानमंत्री भी रही थी एक लंबे समय तक। तो बीएनपी की तरफ से अगर आप देखें तो वो ज्यादा जो है बात करते हैं एक लिबरल, एक उदारवादी वेलफेयर स्टेट बनाने की। वो कहीं ना कहीं आवामी लीग की उस जगह को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है आवामी लीग को बैन किए जाने के बाद और शेख हसीना के मुल्क से निकलने के बाद। शेख हसीना के बेटे जो हैं वो भी अमेरिका में हैं और आवामी लीग के ज्यादातर जो नेता हैं, क्योंकि बहुत उन पर अटैक्स हुए, जिसको कहा गया कि वो हिंदू होने के नाते के अटैक्स हो रहे हैं, कुछ अटैक्स इसलिए भी हुए क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन की वजह से हुए, तो ये लोग बहुत सारे जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं। बीएनपी के मैनिफेस्टो में एक वो टेक्नोक्रेट वाली विजन जो है वो नजर आती है। जमाते इस्लामी में क्लियरली बहुत ज्यादा उनके घोषणा पत्र में धर्म पर जोर दिया गया है, लेकिन धर्म पर जोर देते हुए भी शफीकुर रहमान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जहां तक महिलाओं का सवाल है, हम महिलाओं को उनके किसी भी हक से अलग नहीं रखने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जो है पढ़ने देंगे, हम महिलाओं को आगे उनकी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, लेकिन फर्क क्या है? वो ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाएं कॉमन स्पेस में पढ़ाई करेंगी, वो इंटीग्रेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अलग स्पेसेस क्रिएट होंगे, महिला टीचर्स, महिला छात्रों के लिए सेफ स्पेसेस जो हैं वो बनाने की बात कर रहे हैं। और शफीकुर रहमान के पिछले दिनों के बयान से लगातार बहुत विवाद खड़ा हुआ है। एक तो उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया जिसमें जब उनको पूछा गया कि क्या कोई महिला कभी जमात का नेतृत्व कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि देखिए खुदा ने जो है औरतों को अलग बनाया है क्योंकि वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। तो एक तरह से कहने की कोशिश की कि जमात का नेतृत्व कभी महिलाएं नहीं कर पाएंगी, और एक ऐसे मुल्क में ये बयान दिया जहां पर दो महिला प्रधानमंत्री लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही। दूसरी बात, उनके सोशल मीडिया पोस्ट से कुछ बहुत आपत्तिजनक पोस्ट्स हुए जिसमें यह कह दिया गया कि भाई अगर महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो ये वेश्यावृत्ति के बराबर है। बाद में उन पोस्ट को डिलीट किया गया, कहा गया कि वो हैक हो गए थे, तो उसको लेकर भी विवाद बना। तो अगर आप इनके मैनिफेस्टो में देखें तो वो कह रहे हैं कि हम फीमेल ओनली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बनाएंगे। मतलब जैसे कि हम कह देते हैं ना कि हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हम महिलाओं के लिए कुछ एक दो सीट आधी सीट रिजर्व करके रखते हैं, वहां वो कह रहे हैं कि महिलाएं की आवाजाही के लिए अलग से एक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खड़ी की जाएगी ताकि कोएड स्पेसेस ना हो, महिला पुरुष एक साथ ट्रैवल ना करे, एक साथ पढ़ाई ना करे। तो इस बाबत जो है बातें तालिबान की तरफ से भी की गई थी और आखिरकार तो वो सेग्रीगेशन के साथ साथ जो है उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था महिलाओं पर, तो वो चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अगर आप बीएनपी की बात देखें तो बीएनपी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम फैमिली कार्ड देंगे, इनिशिएटिव हम डे केयर सेंटर्स देंगे वर्क प्लेसेस में, मटर्निटी लीव होगी महिलाओं के लिए, और उनको जो है वो रिकग्नाइज करता है कि महिला जो घरेलू कामकाज करती हैं वो कहीं ना कहीं वित्तीय मैनेजर्स हैं परिवारों की, और उनको वो ड्यू रिकग्निशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अनपेड काम करती हैं। तो
ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है, क्योंकि महिलाएं भी आगे से लीड कर रही थी जेनजी के उन प्रोटेस्ट्स को। वो महिलाएं इसे लेकर असहज महसूस कर रही हैं जो बातें जमात की तरफ से की जा रही हैं कि महिलाओं को क्या सेग्रीगेट किया जाएगा, क्या अलग से उनको रखा जाएगा वर्क स्पेसेस में या शिक्षा के क्षेत्र में। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, तो बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि कोई इंटरफेरेंस हमें बिल्कुल भी जो है वो मंजूर नहीं है। तो ये चीन के लिए भी लागू होता है, ये भारत के लिए भी लागू होता है, ये पश्चिमी मुल्कों के लिए भी लागू होता है। और वो कह रहे हैं कि हम जो है अब कोई कठपुतली रिजीम नहीं बनेंगे, हम वही करेंगे जो बांग्लादेश के हितों के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने प्राथमिकता दी है रोहिंग्या क्राइसिस को, क्योंकि याद हो कि लाखों की तादाद में जो म्यांमार में जब एग्जॉडस हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हुई वहां आर्मी की तरफ से, तो जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं वहां के, वो आकर बांग्लादेश में, वहां कॉक्सेस बाजार में बहुत बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स लगे हुए हैं, फैले हुए हैं। और बांग्लादेश में पिछले कई सालों से वो हैं, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी वो स्ट्रेन है। तो इसलिए बीएनपी ने कहा है कि हम रोहिंग्या मसले को जो है हम उसे एक निश्चित रूप से एक प्राथमिकता देंगे और आर्थिक कूटनीति पर हम जोर देंगे, जो आज की तारीख में ज्यादातर मुल्कों में देखने को मिल रहा है कि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे। ये बात वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भारत के साथ अलाइन करता है, उस पर भी हम जोर देंगे। इंटरेस्टिंगली, जब बीएनपी कहता है कि हम पश्चिम मुल्कों को इंटरफेयर करने नहीं देंगे, जमात कहता है हम पश्चिमी मुल्कों की तरफ देखेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है, मध्य पूर्व के जो देश हैं, सऊदी, यूएई, ओमान, बहरीन। ओमान, बहरीन में आपको याद दिला दूं, पिछले कोई दशकों में बांग्लादेशी युवा बहुत भारी तादाद में गए हैं। 90 के दशक के बाद से तो बांग्लादेशी युवा दरअसल भारत में नहीं आते हैं अपनी एस्पिरेशंस के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एशिया जाते हैं। बहरीन, ओमान में जो वहां की नेटिव जो पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जिसमें कि बांग्लादेशियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो जमात इस्लामी कह रहा है बेसिकली जो मुस्लिम धार्मिक आइडेंटिटी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उस रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर अपनी विदेश नीति को मजबूत करेंगे। और उन पर बीएनपी आरोप लगा रहा है कि आप जो है धार्मिक आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं एक पत्ता बनाकर खेल रहे हो, जो सही नहीं है। आप लोगों के धार्मिक भावनाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत दिलचस्प हो गई है, जहां कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि बीएनपी बहुत क्लियर कट विनर है, अब रेस टाइट हो गई है। तो क्या नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं? क्या बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान की जगह जमात इस्लामी के एमिर शफीकुर रहमान वो बांग्लादेश के अगले वजीर आजम, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या श्रीलंका जैसा एक बिल्कुल मैंडेट वाला सरप्राइजिंग चौंकाने वाला नतीजा देखने को मिल सकता है, जहां जेवीपी को, अनुरा कुमार दिसानायके, जो कि एक मार्क्सिस्ट नेता है, उनको फुल फोर्स मेजॉरिटी मिली? ये तमाम बातें भारत के लिए बेहद दिलचस्पी वाले हैं, बहुत जरूरी है इन पर नजर बनाए रखना। तो हमारी जो अगली रिपोर्ट होगी वो सीधे बांग्लादेश से ही होगी। बांग्लादेश से मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आने वाली हूं, तो आप जरूर से अपना जो बेल आइकन नोटिफिकेशन है वो प्रेस कर ले तमाम फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।